और उसको फीडिंग कराई है, तो ये कोई एम्प्लॉय नहीं था। लेकिन जब आप उसको पे कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं था, तो हर नहीं होता। ठीक है, मुझे बुक्स के बारे में गाइड करने में आपको टाइप करके भेज। और भाई आपका फर्स्ट डे कहाँ से आ गया, मैं तो आधा कोर्स पढ़ा चुका हूँ। तो फर्स्ट डे आप इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ठीक हो जाएगी भी थोड़ी देर में। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। आज तुम्हारा सवाल कि तुमने पूछा था हर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके कंडक्ट से होता है, और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो आपके लीगल ऑब्लिगेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैट या डॉग घर से भाग जाते हैं और कोई इंसान उनको अपने पास रखता है, उनकी देखभाल करता है, उनको पैसे देता है, वो सॉरी उनको फीड कराता है, तो क्या वो कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना था आप दोनों के बीच में? वो तो उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगे आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि आप उसको उसकी पेमेंट करें जो भी उसके एक्सपेंसेस इस तरह हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इम्प्लाइड नहीं था। अच्छा सर, लिक्विड डैमेजेस पेनल्टी की एक्सेप्शन रह गई थी, हाँ वो आज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डिफरेंसेस में राइट टू सू वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। एक मिनट भाई, डिफरेंसेस पे जाने दो पहले जरा। अच्छा, ये चैप्टर बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल भी है। अच्छा जी, राइट टू सू का पॉइंट था, the creditor can proceed against the principal debtor in his own right, but in case, ठीक है, but in case of a contract of indemnity, the indemnifier, because there is no privity of contract, he can do so only if there is an assignment in his favor. Otherwise, he must bring the suit against the third party in the name of indemnified. लेकिन जी राइट टू सू में डिफरेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी ठीक है पे करता है, लेकिन श्योरिटी के पास ये राइट आ जाता है कि फिर वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सके। तो वो डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन इंडेमनिटी में क्या होता है, देखिए अगर आपकी कार को किसी ने डैमेज कर दिया, ठीक है, इंडेमनीफायर ने आपको पे तो कर दिया क्योंकि आप इंडेमनिटी होल्डर थे, लेकिन इंडेमनीफायर कभी भी जिस बंदे ने आपका एक्सीडेंट किया उस पर डायरेक्टली सूट फाइल नहीं कर सकता। आप कर सकते थे, लेकिन वो कभी सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जब तक कि असाइनमेंट ऑफ राइट ना हो उसके पास, ठीक है, वो कभी भी सूट फाइल उस पर नहीं कर सकता। दोबारा सुन लें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि श्योरिटी जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल डेटर पे सूट फाइल कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, लेकिन इंडेमनिटी में ये होता है कि कभी भी इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर पे डायरेक्ट सॉरी लॉस पहुंचाने वाली थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे निकले, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हुआ है और किसी ने आपको हिट कर दिया, तो आप तो हिट करने वाले शख्स पे सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जिससे आपने पॉलिसी ली हुई है इंश्योरेंस कंपनी, वो उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकती, भले वो आपको पेमेंट कर भी दे, उसके बाद भी नहीं कर सकती। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। फिर है सर, हमारे ऑपरेशनल लेवल 1 का पेपर 7 अक्टूबर को खत्म हुए हैं, फैसलाबाद कैंपस ने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, बहरहाल जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ना, तो वो पुराने लेक्चर्स हम सुन सकते हो। सर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का लास्ट हेडिंग बता देंगे। अच्छा, ये लास्ट हेडिंग राइट टू सू वाली थी, तो ये सेम ही हो गया। ठीक है जनाब, और कोई सवाल है इस चैप्टर से लिंक जितना पढ़ाया था? पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ ले, वरना फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, एक सवाल और है। 168 पेज पे पॉइंट 5 भाई हेडिंग वेडिंग पूछे, इस तरह से नहीं पूछे। 168 पेज, ये कौन सा 168 पेज है? कोई हेडिंग पूछे अगर इस चैप्टर से लिंक है तो, अदरवाइज पुराना तो आप टाइम गुजार चुके हैं। वो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा, मैं उस पर बता दूंगा। ये जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था उससे लिंक पूछ रहा हूँ। द लॉ ट्रीट्स टू सेपरेट, बिल्कुल देखें, लॉ जो है वो बिल्कुल ट्रीट करता है दोनों को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करता है। ये पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था भाई। एक मिनट, वापस से उस पॉइंट पे आ जाते हैं। ये 168 पेज नंबर नहीं है भाई, ये पेज नंबर है 175। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है 168 हो, इसीलिए हेडिंग के हिसाब से पूछा था। लेकिन वो कहते हैं कि लॉ जो है वो दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। एक क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है प्रिंसिपल डेटर। अच्छा वैसे ये एक मैं बात बताऊं, ये दोबारा जो पूछते हैं आप लोग, ये सवाल नहीं होता। ये जो दोबारा एक्सप्लेन करने का आप कहते हैं ना, ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सुन सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, ये सवाल नहीं होता। सवाल का मतलब ये होता है कोई चीज जो आपके दिमाग में हो, इससे लिंक। जैसे कि एक दो स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर अगर ऐसा केस हो जाए तो क्या होगा, ये तो ये सवाल नहीं होता कि दोबारा ये चीज बता दें। ठीक है, इसको तो आप इजीली रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सुन सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप सुनते नहीं है। तो आइंदा समय ये चीज जो है, इसको आप कोशिश करा करें कि आप लेक्चर में सुना करें। अब लॉ जो है वो ट्रीट करता है दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। ठीक है, एक वो ट्रीट करता है क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है, और दूसरा वो ट्रीट करता है जो कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर में काफी डिटेल्ड लिस्ट है, तो आप वहां से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ट्रीट करता है। ठीक है, किस तरह से? बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक लायबल हो, श्योरिटी लायबल हो, प्रिंसिपल डेटर लायबल ना हो, या बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल डेटर पे लायबिलिटी आए और श्योरिटी पे लायबिलिटी ना आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी के कॉन्सेंट के बिना कोई टर्म्स में वेरिएशन ले आए, कोई अमाउंट चेंज कर दें, कुछ भी चेंज कर दें, इस पे श्योरिटी का कॉन्सेंट ना हो, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है लायबिलिटी से, वो लायबल नहीं रहता, प्रिंसिपल डेटर लायबल रहता है। ठीक है, कोई भी चीज, an admission by the principal debtor is no evidence against the surety, or a judgmental obtained against the principal debtor will not be enforceable against the surety unless otherwise agreed. A surety's liability must be proved by a suit on him independent of any submission by the principal debtor or taking him as a co-defendant. ठीक है, कोई भी चीज जो कोर्ट में खड़े होके, कोर्ट के फ्लोर पे खड़े होके अगर प्रिंसिपल डेटर एडमिट कर लेता है, तो हम उसको कभी भी ये कंसीडर नहीं करेंगे कि श्योरिटी की तरफ से भी एडमिट हुई हुई है बात, क्योंकि श्योरिटी का केस अलग है और प्रिंसिपल डेटर का केस अलग है। तो प्रिंसिपल डेटर की एडमिट की हुई बात कभी भी श्योरिटी की कंसीडर नहीं होती। अगर श्योरिटी पे आपने कोई चीज इन्फोर्स करानी है तो उस पर आपने अलग से इंडिपेंडेंट सूट फाइल करना होगा। बातों का ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी डेट जो है वो प्रिंसिपल डेटर के लिए टाइम बार्ड हो गया हो, लेकिन श्योरिटी के लिए टाइम बार्ड ना हो, क्योंकि श्योरिटी ने खुद उसको अलाइव कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डेट था, उसको 3 साल प्रिंसिपल डेटर के लिए गुजर गए, तो प्रिंसिपल डेटर के लिए तो वो टाइम बार्ड हो गया, लेकिन श्योरिटी ने उसके 1 साल गुजरने से पहले, उस लास्ट ईयर गुजरने से पहले थोड़ी पेमेंट कर दी थी। इसका मतलब है श्योरिटी ने अपने तौर पर खुद वो डेटा लाइव कर दिया, तो वो प्रिंसिपल डेटर के लिए टाइम बार्ड हो गया, लेकिन श्योरिटी के लिए टाइम बार्ड नहीं हो। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और है। सर अगर सर ए अगर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइक परचेस करने का 50,000 की, ठीक है, अगर बाद में ए ब्रिज करता है बी, वो बाइक मार्केट में 45 की सेल होती है, बी ए से 5,000 रिकवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी डैमेज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी डैमेज। ठीक है जी,
कंटिन्यूइंग गारंटी की बात कर लेते हैं, हमने यहीं तक पढ़ा था। देखें गारंटी दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, या आपके पास जो है वो कि आप एक स्पेसिफिकली किसी चीज की गारंटी ले रहे हैं, ठीक है, कि एक ट्रांजैक्शन की आप गारंटी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कुछ चीजें जो है वो मिस्टर बी से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट है 50,000, तो बी बोल रहे हैं इस 50,000 की गारंटी मैं लेता हूँ, सी बोल रहे हैं कि इस 50,000 की गारंटी मैं लेता हूँ, तो ये तो कहलाती है जी स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? जो कंटिन्यूअसली चलती जाती है। देखिए अ गारंटी में बी एन ऑर्डिनरी गारंटी और अ कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। गारंटी ऑर्डिनरी भी हो सकती है, कंटिन्यूइंग भी हो सकती है। व्हेन अ गारंटी इज गिवन फॉर अ सिंगल स्पेसिफिक डेट और ट्रांजैक्शन इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी या स्पेसिफिक गारंटी। तो ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक गारंटी को तो एक ही बात कहते हैं कि जब भी आप किसी सिंगल ट्रांजैक्शन की, किसी सिंगल डेट की गारंटी लेते हैं, स्पेसिफिक डेट की, तो वो कहलाती है ऑर्डिनरी या स्पेसिफिक गारंटी। और ये बिल्कुल वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे ही आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जबान के ऊपर किसी ने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए, तो वो जैसे ही वो शख्स वापस करेगा या डिफॉल्ट करेगा, वो गारंटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो उससे मुस्तकिल पैसे लेता रहे, ठीक है, कि भाई उसने 10,000 की नहीं, आपने एक सिंगुलर डेट की दी थी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन की दी थी। आज जब वो सिंगल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो गारंटी जो ऑर्डिनरी या स्पेसिफिक हम कहते हैं वो एंड हो जाती है। लेकिन when a guarantee extends to a series of distinct and separable transactions, it is called a continuing guarantee. लेकिन जब किसी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की आप गारंटी लेते हैं तो फिर वो चीज कहलाती है एक कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है, कि वो मुस्तकिल चलती रहेगी। जैसे कि आप एक शॉप पे बोलकर आ जाते हैं कि यार 5,000 तक का अमाउंट, ये मेरा बेटा जब भी 5,000 रुपए तक की चीज तुमसे लिया करे ना, तुम देते रहा करो। ये है कंटिन्यूइंग गारंटी कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, वो एक बार लेगा, दूसरी बार लेगा, तीसरी बार लेगा, आप पे करते रहेंगे, वो लेता रहेगा, आप पे करेंगे, जो भी है, ठीक है, वो पे कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखें मिस्टर ए ने मिस्टर बी की गारंटी ली, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की गारंटी ली मिस्टर सी से, ठीक है, हो गए क्रेडिटर, बी हो गए प्रिंसिपल डेटर और ए हो गए श्योरिटी। उन्होंने मिस्टर सी से कहा कि बी जो है जब भी तुम्हारे पास आया करें तुम इन्हें 100 रुपए तक का उधार दे दिया करो, 100 रुपए तक का उधार दे दिया करो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, जब भी तुम्हारे पास आए, मैं गारंटी लेता हूं। पहली दफा मिस्टर ए गए, ठीक है, उन्होंने उधार लिया, आपने पे कर दिया, उन्होंने 80 रुपए की चीज लिया, आपने पे कर दी, या उन्होंने खुद पे कर दी, ठीक है। लेकिन आपने कहा क्या है उन्हें? आपने कहा जब भी लिया करें, एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल पहली दफा मिस्टर ए गए, उन्होंने 80 रुपए की चीज खरीदी, 80 रुपए पे बी सी ने उन्हें पे कर दिए। पहली दफा मिस्टर बी के पास गए, 80 रुपए की चीज ली, 80 रुपए पे कर दिए। दोबारा गारंटी की लिमिट आ गई, 100 रुपए दोबारा से आ गई, फिर वो गए, फिर 70 रुपए की ली, फिर पे कर दिए, ठीक है। लेकिन ये एक गारंटी ऐसी है जो चलती जा रही है, क्योंकि आपने कहा कि जब भी लें आप इनको, ये आपने एक लिमिट असाइन कर दी कि इस लिमिट तक भाई ये जब भी लेंगे आप जो है इनको पे कर दिया करें, कोई मसला नहीं है मेरी तरफ से। ये है कंटिन्यूइंग गारंटी, कि मैंने किसी को कहा 5,000 तक की मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, कि मैं 5,000 तक आपको पे करता रहूंगा अगर आप 5,000 रुपए तक की चीजें परचेज करते हैं किसी से। देखें इसमें इलस्ट्रेशन बी देखें, ये भी यही है। अगर ए गारंटीज टू सी फॉर बी परचेजेस फ्रॉम सी फॉर 6 मंथ टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। ए ने सी से गारंटी ली कि बी आपसे अगले 6 महीने तक 5,000 तक का सामान ले सकते हैं, ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी है। सी इलस्ट्रेशन देखें, A in consideration that B will employ C in collecting the rents of B, जमींदारी, promises B to be responsible, ठीक है, to the amount 5,000 for the due collection and the payment by C for those rent. This is also a continuing guarantee. ये भी एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है। आसान अल्फाज में यही होता है कि जब भी आप किसी से एक डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की गारंटी ले लें,
ठीक है, तो वो एक कंटिन्यूइंग है। जैसे कि क्या बोला कि अगले 1 साल तक में इनकी 5,000 रुपए की गारंटी, रुपए तक का अमाउंट ये तुमसे ले सकते। देखें, ये एक सिंगुलर गारंटी नहीं है, ये एक तो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। दूसरा एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो लें फिर पैसे दें, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हो रही। कि ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दफा आपसे 5,000 का अमाउंट लिया और उन्होंने अगर वो 5,000 आपको पे कर दिए तो इसका मतलब ये गारंटी खत्म हुई, नहीं। आपने कहा है अगले 1 साल तक, ये बेसिकली आपने कंटिन्यूएशन दे दी, तो ये एक कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। क्लियर है? The following points must deserve special attention in connection with a continuing guarantee। देखें, अब ये पॉइंट्स वो हैं जो आपने कंटिन्यूइंग गारंटी के साथ अटैच करके पढ़ने हैं। पहला, अ कंटिन्यूइंग गारंटी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द फर्स्ट एडवांस और क्रेडिट अप टू द गारंटी लिमिट। अगर कोई भी शख्स गारंटी लिमिट तक पेमेंट कर देता है तो गारंटी कभी भी खत्म नहीं होती। किस तरह से? देखें, ए गारंटीज पेमेंट टू बी। एक मिनट, एक सवाल है सर, कोई अगर स्टैंडिंग ऑर्डर की गारंटी लेता है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर कंटिन्यूइंग गारंटी में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डेफर रखें, ठीक है नहीं। A continuing guarantee is not exhausted by the first advance or credit up to the guarantee limit। ठीक है, अगर कोई गारंटी लिमिट तक पे वगैरह कर देता है तो वो गारंटी कभी भी खत्म नहीं होती उस वक्त। जैसे कि इसकी इलस्ट्रेशन देंगे, ए गारंटीज पेमेंट टू बी अ टी डीलर टू द अमाउंट ऑफ 100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। कह रहे हैं कि ए ने गारंटी ली है सी की दर हकीकत, और बी को कहा है कि तुम 100 रुपए तक की चाय उसको दे सकते हो कभी भी, जब भी वो तुमसे मांगे, मैं गारंटी लेता हूं। टाइम टू टाइम जब भी वो तुमसे मांगता रहे तुम 100 रुपए तक की चाय उसे दे सकते हो, मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट क्या साइन करा है? 100 रुपए। अब बी सप्लाई सी विद टी टू द अबव वैल्यू ऑफ 100। पहली बार सी ने जो उनसे टी कंज्यूम करी है, ली है, वो 100 रुपए से ज्यादा की ले ली और सी ने पे भी कर दी, तो इससे कभी भी गारंटी खत्म नहीं होती। कि अगर आपने ज्यादा की ली और आपने पे कर दिया, ठीक है, तो गारंटी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। आपने पहली दफा ली, आपने पे कर दिए। दूसरी बार बी ने मजीद टी सप्लाई करी और सप्लाई करते करते उनका अमाउंट 200 रुपए पे पहुंच गया। अब 200 रुपए पे पहुंच गया और सी डिफॉल्ट कर गया, सी ने पे नहीं करा, तो ए जिस अमाउंट के लिए लायबल है वो 200 नहीं है, वो 100 रुपए, क्योंकि ए ने जो कंटिन्यूइंग गारंटी ली थी वो 100 रुपए तक की ली थी, 100 से ज्यादा की नहीं ली थी। ये बी की गलती थी कि वो गारंटी अमाउंट से अबव दे दिया। अच्छा, उन्होंने अबव दिया क्यों होगा? उन्होंने पहले भी एक दफा अबव दिया था, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पे कर दिया सी ने, लेकिन दूसरी बार में सी ने पे नहीं करा, सी डिफॉल्ट कर गए, लेकिन गारंटी जो है वो ए की 100 रुपए तक की रही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। whether or not a guarantee is a continuing one depends upon the intention of the parties as expressed by the terms of the contract and the surrounding circumstances। अब ये कैसे पता चलेगा कि गारंटी जो है वो कंटिन्यूइंग है कि नहीं है? ये डिपेंड करता है पार्टीज की इंटेंशन पे कि उन्होंने एक्सप्रेस किस तरह से करी है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या दूसरा आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस क्या है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स दूसरे को कह रहा है कि आप इसको 5 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर्ड कर दें, मैं गारंटी लेता हूं ये पेमेंट करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं ये पेमेंट करेगा, आप इसको 5 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर्ड कर दें। अब अगर इस ट्रांजैक्शन को आप देखें तो ये ट्रांजैक्शन एक्सप्रेसली बता रही है कि भाई ये गारंटी जो है ये स्पेसिफिक गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जब भी मांगा करे आप 5 बैग ऑफ शुगर डिलीवर्ड कर दिया करें, अगर इस तरह से कहूंगा तो फिर तो ये कंटेन, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है एक स्पेसिफिकली है कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए गारंटीज एक सिंगल ट्रांजैक्शन
कि आप इनको 5 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर कर दें। तो जब भी आप किसी सिंगल ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो या तो वो एक्सप्रेसली पता चल रहा होगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आपके जो सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द के हालात हैं वो आपको बता देंगे कि कंटिन्यूइंग है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम the essence of a continuing guarantee is that it applies to a series of distinct and separable transactions. As such, a guarantee given for an entire consideration is not a continuing guarantee. देखिए, पहली बात, कंटिन्यूइंग गारंटी कहाँ होती है? जहाँ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो जो कि आपस में डिस्टिंक्शन भी रखती हो और सेपरेबल भी हो। कभी भी एक एंटायर कंसिडरेशन की गारंटी लेना एक कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं होती जब आप पूरी एंटायर कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल आप बैंक में गए, ठीक है, आप बैंक में गए, आपने उनसे ऑटो फाइनेंस अप्लाई किया। ऑटो फाइनेंस आप लोग समझते होंगे, कार वगैरह के लिए अप्लाई किया। अच्छा जी, कार के लिए अप्लाई किया, आपने कहा भाई मुझे होंडा सिविक लेनी है, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपने कहा कितनी प्राइस है? ये है। उसकी जो प्राइस वगैरह उन्होंने कैलकुलेट करी वो 4.4 मिलियन की प्राइस थी, ठीक है। इंटरेस्ट मिला के उन्होंने कह दिया 5 मिलियन की है, 5 साल में आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है। उन्होंने आपको कहा कि आप अपने साथ एक गारंटर भी लाएं जो कि आपकी गारंटी ले। आपने कहा ठीक है, ले आता हूं। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना था? 5 मिलियन था, मतलब 50 लाख रुपए था जो कि आपने एक गारंटर भी लाना था। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था 5 साल की, ये भी याद रखिए। गारंटर आ गए, आप दोस्त को ले आए अपने, आपके दोस्त ने आपकी गारंटी भी ले ली, कार भी डिलीवर्ड हो गई। अब हुआ क्या? 2 साल बाद आप डिफॉल्ट कर गए। 2 साल बाद आप डिफॉल्ट कर गए, ठीक है। या चलें, आपको गाड़ी वाड़ी मिल गई, सब कुछ मिल गया, आपको गाड़ी वाड़ी मिल गई, सब मिल गया। 2 साल बाद आपके दोस्त ने कहा नहीं यार मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाह रहा हूं। क्या ये मुमकिन है? वो ले सकता है? वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये गारंटी एक एंटायर कंसिडरेशन की थी जो कि 5 साल के लिए थी, और पूरी कंसिडरेशन क्या थी? 5 मिलियन का अमाउंट। ये कंटिन्यूइंग नहीं थी कि ये जब भी 5 मिलियन की तक की कार मांगे आप इसको देते रहे। ये गारंटी एक ही दफा ली गई थी जो कि पूरी 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन के लिए ली गई थी, जो कि 5 साल पे मबनी थी। तो ये डिस्टिंक्ट या सेपरेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन सिंगल ही थी, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी शख्स ने, बैंक ने आपके दोस्त की गारंटी पे आपको कार दी और 2 साल बाद आपके दोस्त जाके बोलने भाई मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि आपकी गारंटी पे पूरी एंटायर कंसिडरेशन थी 5 मिलियन की। ये सिंगुलर ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, आप सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है, ये सारी एक ही से लिंक है 5 मिलियन से। ठीक है, तो जब भी कोई गारंटी पूरी एंटायर कंसिडरेशन की होगी वो कभी भी कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं होगी। ये था तीसरा पॉइंट। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से बता दें अगर सबको क्लियर है तो फिर हम आगे निकलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू। रेवोकेशन मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हमने ऑफर में भी पढ़ा था, रेवोकेशन ऑफ द ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वापस लेने को कहते हैं, किसी भी चीज को वापस लेना। अब लाजमी बात है, कंटिन्यूइंग गारंटी आपने किसी चीज की दी है तो ताहयात तो आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। और स्पेसिफिक गारंटी तो वापस ली नहीं जा सकती क्योंकि आपकी गारंटी पे ट्रांजैक्शन हो चुकी है। ट्रांजैक्शन होने से पहले आप वापस ले लें वो अलग बात है, लेकिन ट्रांजैक्शन होने के बाद तो आप ले ही नहीं सकते। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी क्योंकि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, तो ये जो है आप वापस ले सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी होती हैं और सेपरेबल भी होती हैं किसी से। तो ये आप बिल्कुल वापस ले सकते हैं, और ये जब आप वापस लेते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं
वो तमाम रूल्स जो भी डिफाइन है लॉ के अंदर वो हम सारे देखते हैं एक करके। Continuing guarantee may be revoked as regards future transaction under the following circumstances। अब देखें, एक तो बात ये हो गई कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो है ये जब भी रिवोक होगी ट्रांजेक्शन के लिए होगी, पास्ट के लिए हो ही नहीं सकती। तो एक बात तो पहली लाइन से ही हमें पता चल गई, क्योंकि उन्होंने खुद हाईलाइट कर दिया कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक एज रिगार्ड्स फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, कि अगर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो कि बिलो हैं, अगर इन सर्कमस्टांसेस भी होंगे तो भी कंटिन्यूइंग गारंटी सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक होगी, पास्ट के लिए रिवोक नहीं होगी। पहला, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द श्योरिटी, श्योरिटी नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दे, श्योरिटी नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दे मतलब खुद से नोटिस दे दे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज सबसे पहले अगर रिवोक करने की बात करते हैं तो हम नोटिस से ही करते हैं। तो a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transaction by notice to the creditor. Thus, the surety may terminate his continuing guarantee as regards transaction entered into after the notice. He continues to be liable for transaction entered into prior to the notice. क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो रिवोक्ड हो जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन कभी भी प्रायर के लिए नहीं। किस तरह से? श्योरिटी नोटिस दे दे, लेकिन जब श्योरिटी नोटिस देगा तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए तो रिवोक्ड होगी, लेकिन प्रायर ट्रांजैक्शन जो कि उसके नोटिस से पहले की उनके लिए वो रिवोक नहीं होगी। ठीक है जी, वो कभी भी फ्यूचर के लिए और प्रायर के लिए रिवोक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स दूसरे की 5,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन की गारंटी ले रहा है अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन 3 महीने बाद वो रिवोक करना चाह रहा है, कंटिन्यूइंग गारंटी थी, रिवोक करना चाह रहा है, तो अगर वो रिवोक करेगा तो प्रायर ट्रांजैक्शन जो उसका नोटिस देने से पहले के लिए लायबल होगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5,000 की गारंटी थी, ठीक है, 5,000 तक की पहली दफा पे करे, 5 अगस्त को आपने लिए, 5 अगस्त को आपने पे कर दिए, वो गारंटी तो आपकी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि कंटिन्यूइंग है। ठीक है, फिर आपने 15 अगस्त को दोबारा उधार लिया, वो भी आपने पे कर दिया। 17 अगस्त को आपने 3,000 उधार लिए, 2,000 की आपके भाभी भी गारंटी लिमिट थी, लेकिन वो हुआ ये कि 20 अगस्त को एक नोटिस दे दिया श्योरिटी ने कि भाई मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक करता हूं, तो जो पुराने 3,000 रुपए थे उसके लिए तो श्योरिटी लायबल होगा, मजीद कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी कंटिन्यूइंग गारंटी नोटिस के जरिए रिवोक होगी तो हमेशा फ्यूचर के लिए लायबल होगा, कभी भी प्रायर डेट के लिए लायबल नहीं होगा। बल्कि नोटिस नहीं, दोनों सूरतों तीनों सूरतों में यही सूरत हाल होती है। हाँ, प्रायर पास्ट ट्रांजेक्शन को ही कहते हैं, जो नोटिस से पहले की ट्रांजेक्शन है उनको प्रायर कहते हैं। ठीक है, कि प्रायर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल होगा लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। जिस डेट को वो गारंटी रिवोक करेगा उस डेट तक की ट्रांजेक्शन के लिए लायबल है, उसके बाद आने वाली किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी श्योरिटी लायबल नहीं होगा। लेकिन अब वो जैसे अब देखे ना, वो जो मैंने आपको बैंक इंस्टॉलमेंट वाली एग्जाम कंटिन्यूइंग नहीं थी, अगर वो कंटिन्यूइंग होती तो ठीक है, 2 साल तक की इंस्टॉलमेंट के लिए तो वो लायबल होता, अगले 3 साल के लिए वो लायबल नहीं होता। वो एंटायर कंसिडरेशन की थी, वो स्पेसिफिक गारंटी थी या ऑर्डिनरी गारंटी थी। नेक्स्ट, डेथ हो जाए श्योरिटी की, श्योरिटी की डेथ हो जाए। सेक्शन 131 lays down that the death of surety operates in absence of any contract to the contrary as a revocation of continuing guarantee so far as regards future transaction. Accordingly, a continuing guarantee is also terminated by the death of surety so far as regards future transaction unless there is a contract to the contrary. It is not necessary that a creditor must have notice of the death. The estate of the surety is free after death, although the creditor might have entered into transaction without knowledge of the death of surety.
ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी लॉ ने आपको थोड़ा रिलीफ दिया हुआ है कि आप चाहें तो इस क्लॉज में हल्का सा चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल श्योरिटी ये लिख सकते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा और वो बेटा जो है फिर वो इस तरह की कोई भी चीज कर सकते हैं, मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करे हुए एब्सेंस है तो भाई श्योरिटी की डेथ के बाद कोई भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए श्योरिटी की प्रॉपर्टी या श्योरिटी वगैरह कोई भी लायबल नहीं है, प्रायर ट्रांजैक्शन के लिए होगा। अच्छा, डेथ भी एक खास बात है कि डेथ के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर डेथ हुई है तो आप नोटिस मत दें, जिस तारीख से डेथ हो गई है भले क्रेडिटर को बाद में पता चल रहा है और वो उसको सामान देते चले गए गारंटी समझ के, तो भी डेथ के बाद वाली जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी लायबल होगा, प्रायर जो भी उसकी स्टेट वगैरह होगी वो लायबल आएगी, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ना ही उसकी स्टेट लायबल होगी। बस सेम ही बात है, फर्क इतना है कि ऊपर नोटिस दिया जा रहा था, डेथ वाले केस में नोटिस देने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये जो तरीके हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन केसेस में भी श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, खुद ही रिवोक्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली बाय लॉ। कौन कौन सी है? बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप श्योरिटी के कॉन्सेंट के बिना कोई वेरिएंस ले आए टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वेरिएंस मतलब चेंज कर दें, श्योरिटी का कॉन्सेप्ट लिया, उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी डिस्चार्ज हो जाएगी। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अगर क्रेडिटर ने खुद से प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया कि ठीक है तुम पैसे मत देना, तो भी श्योरिटी की ऑटोमेटिकली कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होगी। सी, बाय एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल, अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल, श्योरिटी से हट के प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है, जिसमें श्योरिटी शामिल नहीं हुआ, कोई ऐसी निगोसिएशन कर ली, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला, बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन impairing श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी, कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे श्योरिटी की रेमेडी खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, गारंटी 3 महीने की थी, आपने मजीद प्रिंसिपल लेटर को 1 महीना टाइम और दे दिया, ऐसी कोई भी हरकत आप करते हैं तो भी कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। क्या 3 महीने के लिए आपने उसको डेट दिलवाया था या 6 महीने के लिए था, आप 7वें महीने भी करते चले गए अपने पास से, कोई भी ऐसी हरकत आप करते हैं तो भी क्रेडिटर का कोई भी एक्ट या ओमिशन, कोई भी हरकत वो करे या कोई ओमिशन कर दे जो कि श्योरिटी की रेमेडी को खत्म करता है, तो भी गारंटी खत्म हो जाती है, कंटिन्यूइंग गारंटी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है जनाब, इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि देखें, एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 1 मिनट, कुछ सवाल है वो देख लेता हूँ। हाँ, श्योरिटी की डेथ के बाद भी पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए तो लायबल होगा ना। एक मिनट, सी और डी दोबारा बता देता हूँ। देखें, अरेंजमेंट क्या होता है, कोई भी अरेंजमेंट आप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, गारंटी ली गई थी 3 महीने के लिए, ठीक है, या 5,000 के लिए, आप चलने एक दूसरे कोई भी ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें श्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ये तमाम अरेंजमेंट जो है ना, ये बेसिकली डिस्चार्ज कर देते हैं लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूइंग गारंटी 6 महीने के लिए ली गई थी, आप 7 महीने के लिए कर रहे हैं उसको, तो ये आपने क्या करा है, प्रिंसिपल डेटा का ऐसा अरेंजमेंट कर लिया है जिसकी वजह से भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है।
कंटिन्यूइंग गारंटी हो या स्पेसिफिक हो, इन सूरत हाल में सारी गारंटियां जो है वो डिस्चार्ज होती हैं, दोनों। ये जितनी भी लिखी हुई हैं ABCDE, ये मिला के लिखी हुई हैं, इनमें दोनों गारंटियां डिस्चार्ज हो जाएंगी। हाँ, अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्पेसिफिक हो या कंटिन्यूइंग हो, दोनों डिस्चार्ज होती हैं। बेसिकली ये लिखा हुआ ये है कि इन तरीकों से जिनसे स्पेसिफिक गारंटी डिस्चार्ज होती थी, इनसे श्योरिटी की कंटिन्यूइंग गारंटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर इनमें से किसी से कंटिन्यूइंग गारंटी पे इंपैक्ट कर रहे हैं तो वो भी डिस्चार्ज होगी। लेकिन ये तरीके जो हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक के हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर देखिए ऑल्सो कवर्ड लिखा हुआ है, कंटिन्यूइंग गारंटी ऑल्सो रिवोक, इसका मतलब है कि ये तरीके जो हैं ये स्पेसिफिक के हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी को भी इंपैक्ट करेगा तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे कि वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई चेंज करते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो कंटिन्यूइंग गारंटी भी चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह प्रिंसिपल लेटर के साथ कोई अरेंजमेंट कर ले, 6 महीने का टाइम था, आप उसको 1 महीना 6 महीने बाद वो डिफॉल्ट कर जाता अगर पे नहीं करता, ठीक है, लेकिन 1 महीना उसको और दे रहा है क्रेडिटर अपने पास से, तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो उसने आपस में प्रिंसिपल लेटर से करा है, तो ऐसी सूरत में भी श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। तीसरा, बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो क्रेडिटर अपने तौर पे हरकत कर रहा है जो कि श्योरिटी को नहीं पता, ठीक है, ऐसी कोई भी हरकत करे। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, श्योरिटी ने गारंटी ली मिस्टर ए की कि ये बी के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका टोटल अमाउंट है 100 मिलियन, ठीक है, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बना कि भाई थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद हर महीने के एंड पे, हर महीने के एंड पे जो है ये एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हर महीने के एंड पे ये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं किसी की लोन की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, मैं किसी की एक लोन की गारंटी ले रहा हूं ना, तो लोन की गारंटी मैं इस तरह से ले रहा हूं कि मैंने क्रेडिटर को कहा है कि आप जो प्रिंसिपल लेटर को अमाउंट देंगे ना लोन, वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। आप कब देंगे? मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। क्रेडिटर ने क्या करा, 1 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दी, 1 महीने के अंदर उसने 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दी लोन की। ये उसने एक ऐसा एक्ट करा है जिसने श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी खत्म कर दी, इम्पेयर्ड कर दी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी एक्ट से गारंटी जो है वो रिवोक्ड हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि देखें एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपने मंथली देनी है इंस्टॉलमेंट। अगर आप उसको प्रीपेड कर रहे हैं जबरदस्ती प्रिंसिपल लेटर को, ठीक है, अगर आप प्रीपेड कर रहे हैं तो ये आपकी गलती। अगर मैं जाके एक कंस्ट्रक्टर की गारंटी ले रहा हूं कि यह आपकी बिल्डिंग बनाएगा, आप इसको मंथली पे करते रहा करिएगा, ठीक है, ये आपकी पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, अगर आप उसको 10 इंस्टॉलमेंट एक साथ प्रीपेड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन देखे बिना, और फिर बाद में वो कंस्ट्रक्शन नहीं करता और आप मेरे पास आ रहे हैं, यार मैंने तो 10 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो मैं हट जाऊंगा पीछे, बोलूंगा भाई आपने ऐसा एक्ट करा जिससे मेरी रेमेडी खराब हो गई, इम्पेयर्ड हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात ये हुई थी आप मंथली पे करेंगे ना, आपसे किसने कहा था आप 10 इंस्टॉलमेंट एक साथ पे करना। तो ऐसी कोई भी हरकत आप करेंगे तो वो भी एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से गारंटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई सिक्योरिटी भी रखवाई थी श्योरिटी क्रेडिटर के पास और क्रेडिटर उसे खो देता है, तो भी गारंटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है। नहीं, कुछ भी पे नहीं करेगा, गारंटी डिस्चार्ज हो गई ना, कुछ भी पे नहीं। जब गारंटी डिस्चार्ज होती है तो बस कुछ भी पे नहीं होगा, ठीक है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, लॉस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? लॉस ऑफ सिक्योरिटी ये है कि भाई कोई भी सिक्योरिटी रखवाई गई थी, ठीक है, वो सिक्योरिटी खत्म कर दी गई, वो खो गई क्रेडिटर से। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी के बाद गोल्ड था, क्योंकि होता ही है कि जब आप सिक्योरिटी रखवाते हैं तो वो सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाती है श्योरिटी को, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप वो सिक्योरिटी खो देते हैं तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। बाकी ये तमाम हेडिंग्स जो है ये हम आगे डिटेल्ड में भी पढ़ेंगे।
तो जब डिटेल में पढ़ेंगे कि श्योरिटी कब कब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो दोनों की बात हो रही होगी, स्पेसिफिक की भी कंटेनिंग भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई भी एक्ट हो गया, कोई भी इवेंट हो गया, श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, कोई भी हो गया तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज उसी वक्त हो जाता है। ठीक है, पहला आ जाए, अब नया आ जाए राइट्स ऑफ श्योरिटी। अब वही बात हो गई, एक के राइट दूसरे की ड्यूटीज। ठीक है, तो श्योरिटी के भी कुछ राइट हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके और कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। श्योरिटी राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। अच्छा देखें, क्योंकि श्योरिटी ये ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, तो श्योरिटी के राइट दोनों के खिलाफ, दोनों के साथ अलग अलग है। क्रेडिटर के साथ भी कुछ राइट्स हैं और उसके प्रिंसिपल डेटर के साथ भी कुछ राइट्स हैं। अच्छा, द श्योरिटी एंजॉयज द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। क्रेडिटर के हवाले से श्योरिटी जो है राइट एंजॉय करता है, वो कौन कौन है? पहला, राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, पहला ही राइट ही है। The surety is entitled to demand from the creditor at the time of payment all the securities which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into or subsequently acquired. अगर कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त गारंटी के साथ साथ प्रिंसिपल डेटर ने कोई सिक्योरिटी भी रखी थी, तो वो सिक्योरिटी श्योरिटी का राइट है कि जब वो पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट कब करेगा? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है और श्योरिटी पे करता है, तो श्योरिटी का ये राइट है कि वो क्रेडिटर से वो तमाम सिक्योरिटी एक्वायर करे। ठीक है, ये उसका राइट है। क्रेडिटर की ड्यूटी होगी यकीनन के तमाम सिक्योरिटीज दे दे। ठीक है, क्योंकि राइट इसका है। ठीक है, मजीद आगे पढ़े। whether the surety knows of the existence of such security or not is immaterial. If by negligence the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security as acquired at the time of contract, the surety is discharged to the extent of the value of security. But if the security is lost due to an act of God or enemies by the state of an unavoidable accident, the surety would not be discharged. Similarly, if the subsequently acquired securities are parted with, the liability of the sureties would not be reduced. It is to be remembered that the surety is entitled to the benefit of the securities only after paying the debt in full. He cannot claim the benefit of a part of securities merely because he has paid a part of the debt. ठीक है जी, मुख्तलिफ बातें। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो तमाम सिक्योरिटीज का बेनिफिट एंजॉय करे, वो सिक्योरिटीज एक्वायर करे एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर की अपने पास होल्ड की। ठीक है, दूसरी बात, अगर क्रेडिटर वो सिक्योरिटीज लॉस्ट कर देता है अपनी ओन नेग्लिजेंस की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं, अपनी ओन नेग्लिजेंस की वजह से अगर वो सिक्योरिटी लॉस्ट कर देता है, तो फिर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर नेचुरल डिजास्टर है तो नहीं होता। अच्छा, दूसरा एक और बात याद रखिएगा, श्योरिटी कभी ये नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी सेल आउट कर दो और बाकी जो पैसे बचेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं, श्योरिटी ने फुल पे करना है और उसके बाद सिक्योरिटी क्लेम करनी है। ये कभी भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीन बातें इसमें याद रखिएगा। फिर अगला है द राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी। कोई क्लेम लेम था तो वो सेट ऑफ कर दो। द श्योरिटी इज आल्सो एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एनी सेट ऑफ काउंटर क्लेम विद द प्रिंसिपल डेटर माइट पोजेस अगेंस्ट द क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। देखिए जी, कोई भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपने वहां पे पढ़ा होगा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं तो परचेजेस रिटर्न भी, सॉरी, जब हम कुछ डिफेक्टिव आइटम्स वापस करते हैं तो परचेजेस रिटर्न भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको पता है। अगर इस तरह का कोई क्लेम है तो श्योरिटी का ये राइट है कि वो भी सेट ऑफ कराए। फॉर एग्जाम्पल, श्योरिटी ने गारंटी ली थी 1000 रुपए की, क्या बी को, सी को बोला था कि आप बी को 1000 रुपए जो है वो 1000 रुपए की गुड्स जो है वो सप्लाई कर दें, मैं गारंटी लेता हूं अगर बी ने डिफॉल्ट किया तो मैं पे करूं। सी ने सप्लाई कर दी, हुआ ये, सी ने 1000 की गुड्स सप्लाई करी, बी ने उसमें देखा तो 200 की गुड्स जो थी वो डिफेक्टिव थी, बी ने कहा ये वापस करनी है।
ठीक है, अब हुआ ये कि बी डिफॉल्ट भी कर गए, उन्होंने पेमेंट भी नहीं करी, तो अब श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो क्लेम को सेट ऑफ कराए, वो 1,000 रुपए पे ना करे, वो 800 रुपए पे करे, क्या कि 200 की जो आपकी गुड्स थी उसको इस डेट के अगेंस्ट में एडजस्ट करें, ठीक है, जो डिफेक्टिव गुड्स थी। तो ये दोनों राइट जो है श्योरिटी के हैं अगेंस्ट क्रेडिटर, ये दोनों राइट, ठीक है, ये दोनों समझ आ गए। इसके बाद है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में भी इसके कुछ राइट है। अच्छा, कितने राइट्स हैं? सर पॉइंट 1 एक्सप्लेन कर दें, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, दोनों ही हो गए फिर तो, अगर राइट अगेंस्ट क्रेडिटर समझने हैं तो। दो राइट है, एक है क्रेडिटर के अगेंस्ट में श्योरिटी का राइट, जिसे हम कहते हैं राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, कि क्रेडिटर की सिक्योरिटीज का बेनिफिट लेना। लेकिन जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा, ये कब होगा? ये होगा एक्सरसाइज तब जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, वहां पे क्रेडिटर ने श्योरिटी के साथ साथ, मतलब गारंटी के साथ साथ प्रिंसिपल डेटर से सिक्योरिटी भी ली हो, कोई चीज गिरवी वगैरह भी रखी हो, वो होल्ड करी हुई हो अपने पास, ठीक है, कोई ना कोई सिक्योरिटीज रखी हुई हो। अगर ये सूरत हाल थी और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, तो अब श्योरिटी का ये राइट है कि क्रेडिटर उससे वो तमाम सिक्योरिटीज वो मांगे और क्रेडिटर उसको दे, ठीक है, पहली बात तो ये। अगर क्रेडिटर किसी भी नेग्लिजेंस की वजह से अपनी वो सिक्योरिटीज लॉस्ट कर देता है, तो फिर श्योरिटी उसको पेमेंट नहीं करेगा, डिस्चार्ज हो जाता है लायबिलिटी। हाँ, अगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसी हो रहा है, तो खुदाई आफत आ रही है, उसकी वजह से हो रही है सिक्योरिटी लॉस, तो फिर तो श्योरिटी लायबल रहेगा। लेकिन अगर क्रेडिटर की ओन नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है, तो श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या थी कि अगर कोई श्योरिटी जब भी पे करेगा, फुल पे करेगा और उसके बाद सिक्योरिटी ले लेगा, वो ये नहीं कह सकता कि जितने की सिक्योरिटी बिक रही है बेच दो, उसके बाद बकाया पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं, ठीक है, ये चीज अलाउ नहीं करता लो। तो यही तीन बातें थी जो इसमें हमने पढ़ी। नेक्स्ट था राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी, ठीक है। राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ एनी क्या था कि अगर कोई क्लेम निकलता है क्रेडिटर के अगेंस्ट में, तो श्योरिटी कहेगा आप उसे सेट ऑफ करें, खत्म करें। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, ए ने गारंटी ली बी की और सी को कहा कि आप इनको 1,000 की गुड्स डिलीवर्ड कर दें। सी ने उनकी गारंटी पे डिलीवर्ड कर दी, लेकिन बी ने कहा कि भाई जो तुमने 1,000 की गुड्स डिलीवर्ड करी थी उसमें से 200 की गुड्स खराब है। लेकिन हुआ क्या कि बी डिफॉल्ट भी करेगा, जब बी डिफॉल्ट करे तो श्योरिटी पे करेगा, जब श्योरिटी पे करेगा तो उसका ये राइट है कि वो जो डिफेक्टिव गुड्स है वो बोले कि वो आप 1,000 के डेट के अगेंस्ट में एडजस्ट करें और फिर जो क्लेम बनता है 800 रुपए का, वो मैं आपको पे ऑफ करूंगा। कोई भी अगर चीज क्लेम आ रही है तो वो इस तरह से सेट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी के राइट क्रेडिटर के अगेंस्ट में पढ़ लिए, अब कुछ राइट्स हैं प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में। पहला, व्हेन द श्योरिटी पे राइट ऑफ सब्रोगेशन, when the surety pays off the debt on the default of the principal debtor, he is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor. The surety steps into the shoes of the creditor and is entitled to all the remedies which the creditor could have enforced against the principal debtor. The surety may therefore claim the securities, if any, held by the creditor and sue the principal debtor, or may claim dividend in insolvency of the debtor. बहुत आसान सा राइट है, राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये बेसिकली क्या कहता है कि जब भी कोई श्योरिटी
किसी भी प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के बाद कोई पेमेंट करेगा तो वो तमाम राइट जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में रखता था वो तमाम मूव कर जाएंगे कहां पे, श्योरिटी के पास। किसी ने हैंड रेज करा है, अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन लिख के पूछ ले, हैंड रेज नहीं करें, ठीक है। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या है कि जब भी कोई श्योरिटी कोई पेमेंट करता है किसी प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट पे, तो जो भी राइट क्रेडिटर रखता था अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर वो तमाम के तमाम मूव कर जाएंगे कहां पे, श्योरिटी के पास। किस तरह से देखें, प्रिंसिपल डेटर ने सिक्योरिटी होल्ड करी हुई थी, वो राइट रखता था प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, अगर आज श्योरिटी पे कर रहा है तो वो उसको दे देगा, उसके हवाले कर देगा। फिर क्रेडिटर के पास ये राइट था कि वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है पेमेंट ना होने की सूरत में, लेकिन क्योंकि उसने नहीं करा और उसने श्योरिटी से ले ली, तो अब क्या है, अब श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो भी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो जो जो राइट क्रेडिटर के पास थे वो तमाम के तमाम मूव कर जाएंगे कहां पे, श्योरिटी के पास। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में जो राइट क्रेडिटर के पास थे वो तमाम के तमाम पेमेंट के बाद मूव कर जाते हैं श्योरिटी के पास। यही चीज कहलाती है राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी। In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. And the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee. ठीक है, but no sums देखिए पहली बात तो सुन ले कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एक बिल्टन इंडेमनिफाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एक बिल्टन कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। देखिए जब भी प्रिंसिपल डेटर उधार ले रहा है, श्योरिटी जमानत ले रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कि प्रिंसिपल डेटर बोलेगा कि मैं जो है, एक इम्प्लाइड बात है ना भी बोले, कंडक्ट से लगता है कि मैं जो हूं श्योरिटी को लॉस से बचाऊंगा, ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो श्योरिटी को लॉस से बचाएगा। एक इम्प्लाइड प्रॉमिस आता है और श्योरिटी है एंटाइटल है कि जो भी उसने चीज राइटफुली पे करी है अंडर द गारंटी एग्रीमेंट को तमाम का तमाम वो रिकवर करेगा किससे, प्रिंसिपल डेटर से। जो भी लॉस श्योरिटी को हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तमाम का तमाम रिकवर कर लेगा किससे, प्रिंसिपल डेटर से। जो राइटफुली लॉस हो रहा है, जो लॉस वो रॉन्गफुली खुद से पहुंचा रहे हैं अपने आप को वो नहीं कर सकते, लेकिन जो राइटफुली लॉस हो रहा है वो तमाम का तमाम रिकवर किससे करेगा, प्रिंसिपल डेटर से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है, राइटफुली का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने किसी की गारंटी ली, आपने गारंटी ली और आपके पास आपने फॉर एग्जांपल मिस्टर बी की गारंटी ले ली सी से, सर अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि वो पे ही नहीं कर रहा, भाग गया या कुछ भी हो गया, बस मायने ये है कि वो पे नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो रिकवर होने का क्या, रिकवर हो तो रहा है, वही तो बोल रहा हूँ कि उसके बाद कोई भी अगर श्योरिटी पे करेगा और श्योरिटी जो भी राइटफुली अमाउंट पे करेगा वो तमाम का तमाम रिकवर करेगा। देखें फॉर एग्जाम्पल, लेकिन राइटफुली को समझिएगा। देखिए जी, अगर आपने किसी भी इंसान की गारंटी ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बी की गारंटी ले ली सी से, बी ने पे नहीं करे, अब बी ने पे नहीं करे तो सी आपके पास आ गए, आप पे करें,
अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड आपको लगते थे, आपने मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा, ठीक है, आपने ये करा या वो करा, जो भी चीज थी आपने बोला मैं पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता था आपके पास कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है जिनकी बेस पे आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। सी आपके खिलाफ सूट फाइल कर दिया। सी ने आपके खिलाफ सूट फाइल करा तो लाजमी बात है कॉस्ट ऑफ सूट आपकी तरफ से भी लगी, आपको भी लॉयर हायर करना पड़ा, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट और दीगर चक्कर जो होते हैं कोर्ट की फॉर्मेलिटीज, वो सारी आपने करी। तो आपने एक कॉस्ट ऑफ सूट भी हुई डिफेंस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप केस हार गए। अनफॉर्चुनेटली आप केस हार गए। तो ना सिर्फ आप राइटफुली पे अमाउंट क्या क्या है, क्योंकि आपने रीजनेबल ग्राउंड पे मना करा था, रीजनेबल ग्राउंड पे सूट चल रहा था, तो राइटफुल अमाउंट ना सिर्फ वो अमाउंट हुआ जो कि डिफॉल्ट करा प्रिंसिपल डेटर ने नहीं पे करा, बल्कि इसके अलावा वो कॉस्ट ऑफ सूट भी हुई जो आपके डिफेंस में गई। लेकिन ये क्या है, राइटफुली। हाँ, अगर हर चीज सही थी, आपने जबरदस्ती मना कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगा, आपके पास कोई ग्राउंड भी नहीं था केस लड़ने का, फिर उसने केस करा और आपके अगेंस्ट में बतलाया, तो फिर वो जो कॉस्ट ऑफ सूट है वो तो रॉन्गफुल हो गई। आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं थे, आप तो भाई ऐसे ही मुंह उठा के पहुंच मना कर दिया, तो ये रॉन्गफुल हो गई, ये वाली कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि अगर कॉस्ट ऑफ सूट भी हो रही है तो वो भी रीजनेबल ग्राउंड पे हो रही हो। तो अगर वो रीजनेबल ग्राउंड पे हो रही होगी तो इसका मतलब है वो राइटफुली पे हो रही है। जो भी चीज राइटफुली पे होगी वो तमाम की तमाम वो रिकवर कर लेगा प्रिंसिपल डेटर से। इंस्टॉलमेंट में तो बात ही खत्म हो गई ना, उसमें क्या रिकवर होगा? उसमें तो फिर उसकी प्रॉपर्टी पे ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर आपको देगा जिस तरह से सेटलमेंट बनती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब उन्होंने कह दिया द एक्सप्रेशन राइटफुली पेड मींस जस्ट एन इक्विटेबल पेमेंट्स, इट कवर द प्रिंसिपल सम, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉस्ट ऑफ सूट इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू डिफेंड द सूट. It does not cover unjust payment like the payment made of a debt which is time barred as against both the principal debtor and the surety. कोई बात उन्होंने भी बता दी जो मैंने आपको कही कि जो भी राइटफुली पेड के मायने हैं कि जो भी चीज इक्विटेबल ग्राउंड पे आती हो, जैसे कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ सूट को डिफेंस करा है तो आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, या आपने प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी पे करा है तो वो भी राइटफुल पेमेंट है। लेकिन अगर आपको टाइम बार्ड डेट था, टाइम बार्ड कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर सका लेकिन क्रेडिटर ने उसको टाइम बार्ड कर दिया था, पूरे 3 साल गुजर गए, तो वो आपके लिए भी टाइम बार्ड था और वो प्रिंसिपल डेटर के लिए भी टाइम बार्ड था। और अगर वो डेट आप पे कर देते हैं श्योरिटी जाके खुद से, तो वो डेट वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने रॉन्गफुली पे करा है। जो चीज ऑलरेडी टाइम बार्ड हो गई थी उसको उनको पे करने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो राइटफुल का मतलब यही है कि इक्विटेबल और पेमेंट जो होती हैं जो कि एडजस्टेड होती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, सम हो गया, कॉस्ट ऑफ सूट ऑन रीजनेबल ग्राउंड, कॉस्ट डिफेंड करने की, और इसके अलावा कोई भी पेमेंट जो कि राइटफुली हो। इसके अलावा जो है अगर कोई टाइम बार्ड फॉर एग्जांपल आपने पे कर दिया जो कि प्रिंसिपल डेटर के लिए भी टाइम बार्ड था, आपके लिए भी, तो आपने रॉन्गफुल पे करा, वो चीज आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो इंडेमनिटी का मतलब यही है कि राइटफुली जो भी अमाउंट श्योरिटी पे करेगा वो तमाम की तमाम वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर लेगा। The following 2 points must also be noted in connection with this right to indemnity. मजीद 2 पॉइंट देखते हैं। पहला, the surety cannot claim more than that what he has actually paid to the creditor. Thus, if he discharge the debt by compromise at less than its full amount, he can get from principal debtor only the amount actually paid. आसान सी बात है, श्योरिटी हमेशा वही पे करेगा जो कि एक्चुअल पेमेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल श्योरिटी ने 1000 रुपए पे करे क्रेडिटर को, तो वह 1000 रुपए ही क्लेम करेगा, 1000 से ज्यादा नहीं कर सकता, 1100। जो भी उसने एक्चुअल पेमेंट उसकी तरफ से हुई है, जो भी कैश का आउटफ्लो हुआ है, वही वो रिसीव करेगा, क्लेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 800 पे कर दिए थे, 1000 रुपए की जगह कॉम्प्रोमाइज कर लिया था क्रेडिटर से, तो आज वो प्रिंसिपल डेटर से भी 800 ही रिकवर करेगा, 1000 नहीं करेगा, ठीक है। वो वहां से भी 800 ही रिकवर करेगा, ठीक है। तो जो भी वो एक्चुअल पेमेंट करेगा वही वो रिकवर करेगा। कभी भी जो उसने पे करा है उससे ज्यादा वो रिकवर नहीं कर सकता। दूसरा, एक्चुअल पेमेंट ईदर इन कैश और बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल
for asking the principal debtor to pay. A promissory note given by the surety would not be sufficient to claim indemnity. ये काम का पॉइंट देखें. पहली बात, पेमेंट लॉ उसी को कंसीडर करेगा जब श्योरिटी या तो एक्चुअल कैश पे कर रहा होगा या अपनी कोई चीज उसके नाम कर रहा होगा. इसको लॉ कंसीडर करेगा कि ये पेमेंट हुई है. अगर श्योरिटी भी क्रेडिटर से एक वादा कर रहा है कि मैं आपको 3 महीने बाद पे करूंगा, तो उसको लॉ पेमेंट कंसीडर नहीं करता. वो प्रिंसिपल डेटर से देखें तभी क्लेम कर सकता है जब उसने खुद पे किया हुआ. अगर वो खुद से वादा कर आ रहा है कि मैं 3 महीने बाद पे करूंगा, ऐसी कोई बात कर रहा है, तो उसको लॉ पेमेंट कंसीडर नहीं करता. एक क्वेश्चन देखते हैं. अगर श्योरिटी रिमिशन करता है, लेस रिकवर कर सकता है. देखें रिमिशन ही हुई ना, 1000 रुपए देने थे क्रेडिटर को, 800 रुपए दे रहा है और 800 में बात खत्म हो गई, तो वो 800 ही रिकवर करेगा प्रिंसिपल डेटर से. जो एक्चुअल पेमेंट वो करेगा वही रिकवर करेगा. अब देखिए ऐसा कोई क्रेडिटर नहीं होगा कि 1000 की गारंटी ली थी और 2000 पे कर रहा. ठीक है, लेकिन वो ये काम भी नहीं कर सकता कि 1000 पे कर रहा है क्रेडिटर को और वो जो है श्योरिटी वो प्रिंसिपल डेटर से बोल रहा है तुम मुझे 1200 रुपए दो क्योंकि मैंने वहां 1000 पे करे थे, तुम इंटरेस्ट के साथ मुझे 1200 दो. ये भी नहीं कर सकता, अलाउ ही नहीं है. ठीक है, और अगर वो 1000 की जगह 800 पे कर रहा है तो 800 ही रिकवर करेगा. जो एक्चुअल पेमेंट होगी वही रिकवर करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट बी बता दें. पॉइंट बी क्या है कि पेमेंट को लॉ क्या कंसीडर करता है श्योरिटी के हिसाब से, जब या तो वाकई में कैश पे हुआ हो या श्योरिटी अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो ट्रांसफर करे. या तो कैश हो या श्योरिटी अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करे, उसको लॉ जो है वो पेमेंट कंसीडर करता है. अगर श्योरिटी भी जाके प्रॉमिस कर रहा है क्रेडिटर से कि यार मैं 6 महीने बाद दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, प्रॉमिसरी नोट, तो इसको लॉ जो है वो पेमेंट कंसीडर नहीं करता. वो तभी क्लेम कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से जब उसने एक्चुअल पेमेंट की हो. और एक्चुअल पेमेंट लॉ क्या कहता है, या तो कैश हो या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी हो. अगर कोई वादा कर आप आ रहे हैं तो वादा करना एक एविडेंस नहीं है कि मैं प्रिंसिपल डेटर से अमाउंट रिकवर करूं. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए. अब श्योरिटी के राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज भी हैं. एक डेट में मुख्तलिफ श्योरिटी हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे को श्योरिटी. एक डेट के अंदर मुख्तलिफ श्योरिटी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं को श्योरिटी. Where a debt is guaranteed by more than one sureties, they are called co-sureties. अगर एक ही डेट पे एक से ज्यादा लोगों की गारंटी, जैसे कि आपने देखा होगा 2 लोगों से गारंटी दिलवा दो, तो वो 2 लोग आपस में को-श्योरिटी होते हैं. ठीक है, डेट एक ही है लेकिन गारंटी 2 लोगों की चाहिए, तो वो 2 लोग होते हैं वो आपस में को-श्योरिटीज होते हैं. Where a debt is guaranteed by more than one sureties, they are called co-sureties. कभी भी कोई डेट एक से ज्यादा श्योरिटी से गारंटीड हुआ हो तो हम उसको कहते हैं को-श्योरिटीज. In such a case, all the co-sureties are liable to contribute towards the payment of the guaranteed debt as per the agreement among them, but in the absence of any agreement. ठीक है, पहली बात क्या हो गई, पहली बात तो ये हो गई कि जब भी co-sureties होंगे और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो वो जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ होगा, जो भी अमाउंट वगैरह डिसाइड हुआ होगा, वो उसी के तहत पेमेंट करेंगे. ठीक है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अब क्या होगा, if one of the co-sureties is compelled to pay the entire debt, he has a right of contribution from the other co-surety or co-sureties. The rule of contribution are laid down in section 146 to 147. पहली बात क्या हो गई, पहली बात तो राइट में यह आ गई कि भाई अगर एक डेट में एक से ज्यादा co-sureties हैं, ठीक है, तो वो पेमेंट और प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है, तो जो भी को-श्योरिटीज के दरमियान एग्रीमेंट होगा, फॉर एग्जांपल 2000 का डेट था, 2000 में 3 थे, एक ने कहा था मैं 500 दूंगा, 2 ने कहा था हम 750 देंगे, ये 3 को-श्योरिटीज थे, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है इसी हिसाब से डिफॉल्ट के वक्त पे करेंगे प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, 2 750 देंगे, 1 500 देंगे. लेकिन अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, एब्सेंट था एग्रीमेंट,
तो अब किस तरह से, अब क्या है, एब्सेंट था और एक को श्योरिटी को पकड़ लिया क्रेडिटर ने कि तुम पूरा अमाउंट दो, तो ठीक है वो कोई श्योरिटी उससे तो पूरा अमाउंट दे देगा, लेकिन वो बाकी श्योरिटी से रिकवर करेगा। किस तरह से रिकवर करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो था नहीं। अब हमें ये बताएगा सेक्शन 146 टू 147 किस तरह से करेगा। पहला, when they are sureties for the same debt for similar amount, ठीक है, कह रहे हैं कि when they are sureties for the same debt for a similar amount, एक ही डेट के लिए sureties जो है वो सिमिलर अमाउंट के लिए, देखें for one and the same amount, डेट भी एक है अमाउंट भी सेम है। when they are sureties for the same debt for similar amount, same debt है और अमाउंट भी similar है। किस तरह, the co-sureties are liable to contribute equally and are entitled to share the benefit of securities if any held by one of the co-sureties equally to sum up principal. It may said that as between co-sureties there is equality of burden and benefit. Further, for the application of the principle, it is immaterial whether the sureties are liable jointly under one contract or severally under several contracts, whether with or without the knowledge of each other. There is, however, no right of contribution between the person who becomes sureties not for the same debt but for the different debts. Example में है, देखें कि अगर similar amount है और same debt है तो क्या होगा। देखिए, A, B and C are sureties to D for the sum of 3000 lent to E. ए, बी और सी को श्योरिटीज हैं डी के, जिन्होंने 3000 रुपए किसको दिए, सॉरी ई के हैं जिन्होंने 3000 रुपए किसको दिए, तो डी ने 3000 रुपए ई को दिए। डी क्या होगा यहाँ पे, डी होगा क्रेडिटर, ई होगा प्रिंसिपल डेटर, और ए, बी और सी है को श्योरिटीज। ठीक है, डी ने ए, बी और सी को श्योरिटीज बनाया है और ई को 3000 रुपए उधार दिए। ई मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, ई ने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। अब ए, बी और सी लायबल है एज बिटवीन देमसेल्फ टू पे 1000 ईच, कि वो तीनों जो है वो बराबर बराबर पे करें, लायबल हो गए। ठीक है, ये तीनों जो है वो लायबल हो गए कि वो बराबर बराबर पे करें। क्यों, क्योंकि सेम डेट था, सिमिलर अमाउंट था, डेट भी सेम है और अमाउंट भी सिमिलर है दोनों का। ठीक है, अब यहां पे दोनों लायबल हो गए कि सबने 1,000 रुपए की गारंटी लगी थी एक ही डेट के ऊपर, तो ये दो जो है वो अपने अपने हिसाब से लायबल हो गए 1,000 रुपए के लिए। अगर इनमें से कोई डिफॉल्ट कर जाता है, सॉरी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो बाकी के जो दो श्योरिटीज है को वो उसकी अमाउंट बदलेगा, पे करेंगे। ये तो पुरानी वाली बात है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, when they are sureties for the same debt or different sum, डेट एक ही है, सम अलग अलग है। अब चाहें तो इसको आप कॉपी पेंसिल से बना भी लें। ठीक है, कि डेट एक है, डिफरेंट सम होंगे। द रूल इज दैट सब्जेक्ट टू द लिमिट्स फिक्स्ड बाय हिज गारंटी, ईच श्योरिटीज कंट्रीब्यूट इक्वली एंड नॉट प्रोपोर्शनल टू द लायबिलिटी अंडरटेकन। ठीक है, पहली बात, हर किसी की लिमिट अलग अलग है, एक ही डेट है, लिमिट अलग अलग है। ठीक है, हर किसी ने अपनी लिमिट अलग रखी है, अपने डिफरेंट सम रखे हैं। किसी ने कहा भाई मैं 10,000 तक पे कर सकता हूँ, तो किसी ने कहा मैं 20 तक पे कर सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 30 तक पे कर सकता हूँ। तीनों को छोड़, ऊपर वाली में सबने 1,000 तक की लिमिट थी, बराबर थे सब, सिमिलर अमाउंट का सबका। यहाँ पे डेट सेम है, अमाउंट डिफरेंट है। किस तरह से देखें, ए, बी एंड सी आर श्योरिटीज फॉर डी। हाँ, उससे ज्वाइंट प्रोमिस नहीं है, ये मिलते जुलते ही ले लें आप इसको ना, श्योरिटी ये स्पेशल प्रोविजन है। प्रोमिस तो थे उधर, प्रोमिस तो इधर एक ही हुआ ना, ये तो गारंटर है। ठीक है, तो ये मिलते जुलते प्रोविजन है, इसलिए आप मिक्स कर रहे हैं, ये श्योरिटीज हैं। प्रोमिस तो परफॉर्मेंस डिमांड करता है ना, श्योरिटी परफॉर्मेंस डिमांड थोड़ी कर रहा है, तो फर्क है। श्योरिटी तो डिफॉल्ट की सूरत में सामने आ रहा है। A, B and C as sureties for D to enter into 3 several bonds, each in a different penalty, namely A in the penalty of 10,000,
B in that of 20,000 and C in that of 40,000. Condition for D duly accounting to E. Okay. Then देखिए D की गारंटी किसने कितने की ली है? A ने 10,000 की ली है, B ने 20,000 की ली है और C ने कितने की ली है? 40,000 की। सेम डेट है E के पास, लेकिन डिफरेंट आपके सम्स हो गए कोश्योरिटी के, एक का 10,000, एक का 20, एक का 40, ऊपर वाले में तीनों का 1,000 था, यहाँ पे मुख्तलिफ है। अब हुआ क्या, तो टोटल गारंटी कहां तक की चली गई इनकी? 40 और 20 और 10, 70,000 तक चली गई है। ठीक है, सेम डेट है 70,000 का, लेकिन गारंटी के अमाउंट अलग अलग है। 10,000 की भी ली हुई है, 20 की भी ली हुई है, 40 की भी ली हुई है। अब देखें पहली कंडीशन, इफ डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, अगर डी ने 30,000 तक की पेमेंट नहीं कर सका, तो यहाँ पे ए की लिमिट कितनी थी? 10,000, बी की थी 20,000 और सी की कितनी थी? 40। तीनों बराबर बराबर कर देंगे 10,000, क्योंकि तीनों की लिमिट के अंडर आ रहा है। दूसरी कंडीशन देखें, सी ने अगर 40,000 का डिफॉल्ट कर दिया, तो अब ए करेंगे 10,000, 10 से ज्यादा नहीं करेंगे, ए तो हो गए पूरे। 30,000 बाकी के बचे, वो दोनों में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि बी की लिमिट 20 है और सी की 40 है, दोनों में कंट्रीब्यूट बराबर बराबर हो जाएंगे। तीसरा देखें, इफ डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000, अगर 60,000 का डिफॉल्ट हो गया, तो ए पे कर देंगे पूरे 10,000 अपने, बी के भी पूरे 20 चले जाएंगे, बी की भी लिमिट खत्म हो जाएगी, और उसके बाद सी के जाएंगे 30,000 रुपए। और अगर डी जो है वो डिफॉल्ट करते हैं पूरे 70,000 रुपए का, तो फिर ए, बी और सी जो है वो पूरे पूरे अपने अमाउंट पे कर देंगे। ए 10 करेंगे, बी 20 करेंगे और सी जो है वो 40 का अमाउंट पे करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट अमाउंट का है। ठीक है, पुराने वाले में क्या था, एक सिमिलर अमाउंट की गारंटी थी, तीनों ने मिलकर 3,000 रुपए की गारंटी ली थी, तीनों ने इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर लिया। इसमें क्या है, एक ने 10 की ली हुई, एक ने 20 की ली हुई है, तीसरे ने 40 की ली हुई है। तो सब अपने अपने हिसाब से पे करेंगे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसे पहले केस में हमने देखा डिफॉल्ट हुआ 30,000। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 15,000 ईच क्यों, बताता हूं ना। देखिए केस क्या हुआ है, केस ये हुआ ना, ए ने पहले केस में डिफॉल्ट करा 30,000 का, लिमिट थी 10, 20 और 40 की, उसने 30 का डिफॉल्ट करा, तो ए ने पूरे 10 पे करे, बी ने भी 10 पे करे और सी ने भी 10 पे करे। तीनों क्योंकि अफोर्ड कर सकते थे, तीनों की गारंटी लिमिट में आ रही थी। दूसरे में क्या हुआ, बी डी ने डिफॉल्ट करा 40,000 का, अब ए की गारंटी लिमिट 10 है, 10 से ऊपर की नहीं है, और 40 को अगर मैं 3 हिस्सों में लूं तो कितना बनेगा भाई, 13,000 रुपए या 13,500 रुपए। लेकिन ए की लिमिट कितनी थी? 10,000। तो 10,000 तो पूरे ए निकाल लेंगे, ए उससे ज्यादा तो पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका गारंटी अमाउंट ही 10,000 का। अब डिफॉल्ट बचा कितने का? 30,000 का। तो ये 30,000 में हम ऐसा नहीं करेंगे कि बी जो है 20 दें और सी 10 दें, नहीं, इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिमेनिंग कोश्योरिटीज। ठीक है, किस तरह से, 10 उन्होंने दिए, बचे 30, 30 में से 15 15 देंगे। तीसरे केस में डी ने डिफॉल्ट करा 60,000 का, अब 60,000 का डिफॉल्ट करा तो ए 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 60 को अगर मैं 3 पे करूंगा डिवाइड, तो शेयर बनता है 20,000। ठीक है, तो ए तो 10 से ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो ए ने 10 दे दिए, बी 20 तक दे सकते थे, बी ने 20 दे दिए, और सी जो है वो बाकी का सारा अमाउंट पे करेंगे 30,000। अब अगर ए डिफॉल्ट करते हैं 70, 70 को 3 पे करते हैं तो 70 पे भी 23,000 रुपए बनता है, तो ए तो 23 तक जा नहीं सकते, ए 10,000 दे देंगे। बी भी 23 तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनका भी गारंटी अमाउंट 20,000 था, तो वो भी 20 देंगे, और बाकी सी जो है वो फिर बाकी की सारी रकम देंगे 40,000 होगी। ये होगा कोश्योरिटीज के अगेंस्ट। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमारे पास आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। पहली तो वही कि श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से
डिस्चार्ज कब होता है, देखें दी कंटिन्यूइंग गारंटी। सर फिर पॉइंट 2 में बी ने 20,000 क्यों नहीं दिए? बी ने इसलिए 20,000 नहीं दिए क्योंकि अगर बी 20,000 देते तो सी को सिर्फ 10,000 देने पड़ते, इसलिए बी और सी ने वहां पे इक्वली कंट्रीब्यूट किया। अगर बी 20,000 देते तो सी ने 10,000 दिए। आप ये सवाल भी तो कर सकते हैं सर, बी से 10 दिलवाते, सी से दिलवाते आप 20,000, सी की तो लिमिट 40 की थी, ठीक है, तो इसलिए पॉइंट 2 में नहीं दिए। ए ने इसलिए सिर्फ 10 दिए थे क्योंकि ए 10 से ज्यादा दे नहीं सकते थे, ठीक है, ये वजह है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी में आ जाए। पहली नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जो हम पहले पढ़कर आ रहे हैं ऊपर, हल्का सा हमने वहां पे ओवरव्यू करा था, थोड़ा डिटेल देखते हैं। नोटिस ऑफ रिवोकेशन क्या है? देखें, गारंटी ऑर्डिनरी हो मतलब स्पेसिफिक हो या कंटिन्यूइंग हो। स्पेसिफिक गारंटी में तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन आपने बिफोर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म होने से पहले पहले देना होता है। अगर एक दफा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो आप नोटिस ऑफ रिवोकेशन नहीं दे सकते, ठीक है, आप नोटिस ऑफ रिवोकेशन नहीं दे सकते। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो आप नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दें। नोटिस ऑफ रिवोकेशन जब आप देंगे तो प्रायर डेट के लिए आप लायबल रहेंगे, श्योरिटी लायबल रहेगा, लेकिन फ्यूचर डेट के लिए श्योरिटी लायबल फिर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, डेथ ऑफ श्योरिटी। ठीक है, अच्छा इसको डेथ ऑफ श्योरिटी को हम वैसे ही लेंगे कि डेथ ऑफ श्योरिटी क्या है कि श्योरिटी को लायबिलिटी से आपको पता है डिस्चार्ज कर देती है। या हम इसको एक काम करते हैं, हमारे टाइम एंड हो रहा है, हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये हमारे सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आगे भी है ना। तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। चलें नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये कुछ चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और बेलमेंट का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सर लिक्विडेट डैमेज है पेनल्टी के एक्सेप्शंस बता दें प्लीज। यार वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा ना, मुझे स्टार्ट में याद दिला दिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है जनाब। क्योंकि वो वाला चैप्टर जो है ना मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी में है नहीं, उसकी मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर करा के फिर आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अगर कुछ पूछना है तो इस चैप्टर में से पूछ लें, वरना फिर हम इसको एंड करते हैं यहीं पे। और कोशिश करिएगा जब नेक्स्ट क्लास में आए ना तो आप ये नहीं बोला करेंगे वो चीज पढ़ा दें, क्योंकि देखिए वो चीज जो है ना वो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में होती है, कोई क्वेश्चन हो लिंक वो पूछे, किसी चीज को रिपीट कराना तो सही नहीं है, क्योंकि वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी होती है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2-2 बार बता देता हूँ, 3-3 बार, लेकिन उसके बाद कुछ स्टूडेंट है व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा एक चीज मेहनत करा करें, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया करें अगर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखें इजी कम इजी को जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है, तो आप इतनी आसानी नहीं ढूंढा करें। सर आप अपना नंबर जो है, मैं आपको अपना नंबर भेज रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, अपना नाम वगैरह लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा, ठीक है। चलें जी, और किसी को कुछ नहीं पूछना, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।